सर आजकल एक कॉमन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल में, टेलीविजन में भी, कि बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लो, क्या इतना काफ़ी है? देखो, अगर हम लोग आशीष ये बात करते हैं ना कि बेसिकली गैप के बारे में अगर बात करेंगे तो एक प्रेजेंट गैप है जो टर्म पॉलिसी कंप्लीट करती है, एक फ्यूचर गैप है जो म्यूचुअल फंड कंप्लीट करते हैं। तो देखने के लिए वो राइट है, एक्चुअली वो राइट है। वो CFP वाले और फाइनेंशियल प्लानिंग वाले ये बात करते हैं। बट मुझे क्या लगता है ना कि लोग जो है ये टर्म प्लस म्यूचुअल फंड ये बहुत सिंप्लीफाइड दिखता है, बट वो सिंप्लीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। जब आदमी फाइनेंस के बारे में सोचता है ना तो वो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता है। अभी अगर रिटर्न एक ही अगर मैटर होता तो आदमी मर्सिडीज क्यों खरीदता? बड़ा बड़ा बंगला जहाँ इतना 18 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का, तो छोटा एक घर लेके रह जाता, बिकॉज उसको रिटर्न उसमें नहीं मिलता है। खुद घर पे रहेंगे तो रिटर्न है। तो मोस्टली मतलब मेजर प्रॉब्लम ये है ना, इसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल है बट ये स्ट्रक्चरली अगर देखेंगे तो बहुत दोनों गैप को सॉल्व करता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट इज अ प्रॉब्लम। सर तो इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी या स्थिरता या बैलेंस जो भी आपको बोलना है, वो लाने के लिए क्या करना चाहिए? यही तो वो लोग पॉइंट मिस करते हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर हम टर्म पॉलिसी और म्यूचुअल फंड अगर करेंगे तो म्यूचुअल फंड पूरा मार्केट रिस्क के ऊपर रहता है। अभी आपने देखा इजराइल और ईरान का वॉर हो गया तो मार्केट एकदम से इतना ढप करके गिर गया। वहाँ अडानी का कुछ केस टेकअप हो गया US कोर्ट में, तो अडानी का एक ही दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो बेसिकली क्या है ना, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। तो मैं अगर किसी को खाली टर्म बोलूँगा और म्यूचुअल फंड बोलूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ भी नहीं है। जैसे एक सर्कस में ट्रपीज होता है, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है, उसके पास ट्रपीज को नेट रहता है। अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो गाड़ी में जो स्टेप इन टायर स्टेपनी रहता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, ऑफकोर्स स्टेबिलिटी फैक्टर है। आप कहीं भी अगर देखेंगे, जैसे अगर फुटबॉल मैच है उसमें जो गोलकीपर है और जो डिफेंडर है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो लोग जाके कभी गोल नहीं मारते। मतलब हर एरिया अपने लाइफ में अगर हम देखेंगे एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। व्हाई? बिकॉज अगर वो स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं रहेगा तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी में जब एक्चुअली क्लाइंट का गोल आएगा और उस समय अगर मार्केट पूरा फटा हुआ रहेगा तो फिर क्या होगा, कम। तो इसलिए क्या है, हमको पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी फैक्टर लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि डेट में अभी आप म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड इक्विटी है ना, ये बहुत रेगुलेटेड है, उसमें कोई भी लोचा होने का चांसेस नहीं रहता है। बट जब कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या CFP वाला भी एक्सेप्ट करेगा कि आपको 30% डेट में डालना चाहिए, मतलब आप म्यूचुअल फंड में भी करेंगे तो 30% डेट और 60% 70% इक्विटी करते ही हैं, मतलब कोई उसमें ये नहीं है। बट वो लोग क्या बोलते हैं, 60% 70% इक्विटी में करो, 30% डेट में करो और बैलेंस जो है बाकी का टर्म पॉलिसी लो। बट ये 30% जो लोग स्टेबिलिटी के लिए दे भी देते हैं, ये खुद स्टेबल नहीं है। क्योंकि आपने देखा वोडाफोन का प्रॉब्लम हुआ, IL&FS का प्रॉब्लम होगा, DHFL का हो गया, आपने 80 बॉन्ड्स करके जो येस बैंक का था, सबका पैसा उसमें वाइप आउट हो गया। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, जो डेट है ये डेट अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इक्विटी से भी हाई रिस्क है, ऐसा मैं कहूँगा। अभी ये कोई मानता नहीं है या इसको कोई कंसिडर नहीं करता है, तो आप वोडाफोन का IL&FS में मेरा खुद का लिक्विड फंड में 30% का हेयर कट हो गया। मतलब आप सोचो कि लिक्विड फंड सबसे सेफेस्ट माना जाता है। IL&FS का एक दिन पहले रेटिंग AAA+ था और जब भी उसका ये कांड हो गया, नेक्स्ट डे उसको जंक में डाल दिया।
तो मतलब इवन रेटिंग एजेंसीज को पता नहीं चला। तो ये पूरा डेट जो है ना, ये रेटिंग एजेंसी के ऊपर चलता है, और रेटिंग एजेंसी आज तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। रेटिंग एजेंसी उसको डिफॉल्ट रेट में बाद में डिफॉल्ट होने के बाद डालती है। तो मुझे क्या लगता है, इसके लिए ये डेट जो है स्टेबिलिटी के लिए, ये आपको डेट म्यूचुअल फंड में न डालते हुए आपको इंश्योरेंस में डालना चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस में भी सेम रिटर्न आपको मिलता है, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिलता है। बट वहां पर क्या है, प्रोटेक्शन है, आपका डेट का प्रोटेक्शन है, और डेट में आपको जो कंपनी है वो बहुत मतलब बहुत स्टेबल इन्वेस्टमेंट में डालती है। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है मिसिंग है, जो यहाँ पर इंश्योरेंस में हम ये इंश्योरेंस में डालने से ये स्टेबिलिटी फैक्टर हाई हो सकता है। ओके। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि लिक्विडिटी डेंजरस है, मतलब लिक्विडिटी तो अच्छा है, मुझे जिस दिन इच्छा हुआ उस दिन मैं बेच सकता हूँ, तो वो डेंजरस कैसे हो सकता है? राइट, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लिक्विडिटी बहुत पावरफुल है आशीष, बहुत पावरफुल है। बट मुझे आप एक चीज, अगर आप बिहेवियर अगर देखते हैं ना, लिक्विडिटी है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मतलब बेस्ड है। खाली लिक्विडिटी अच्छी है, बट उसके सामने अगर एक इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा, डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा, लिक्विडिटी उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बट अगर इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा, जो रिस्क अवर्स रहेगा, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क वो ले नहीं सकता है, वैसा अगर कस्टमर रहेगा, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा अगर लगाएंगे और सडनली मार्केट अगर गिर गया, तो वो डर के पूरा पैसा निकालेगा, नंबर 1, और वो लॉस करेगा। बिकॉज क्या होता है कि वो डर के निकाल दिया, लॉस करेगा। तो अक्सर आप देखेंगे जो डरे हुए इन्वेस्टर्स है, जो इनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स है, वो लोग रिवर्स करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाते हैं वो पैसा धनाधन वो लोग डालते हैं, और जब मार्केट नीचे जाते हैं वो पैसा निकालते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। ओके, बट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर उल्टा करते हैं। ओके, जैसे मैंने परसों जो मार्केट गिर गया, मैं भी एक ही दिन में 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे जो मेरे शेयर्स थे उसका मेरा एवरेज प्राइस से वो कम हुए थे, तो मैंने पैसा डाल दिया। तो मैं कभी भी पैसा नहीं निकालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर मार्केट गिरता है, बिकॉज वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं लिक्विडिटी रखता हूँ और वो लिक्विडिटी से मैं खरीदता हूँ। तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वो मार्केट गिरने से इन्वेस्ट करता है। एक इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर और डरा हुआ इन्वेस्टर है, वो मार्केट गिरने पे ये कर। तो मतलब मैं क्या किया हूँ, एज एन एडवाइजर मैंने एक गोल बना के दिया है कस्टमर को, सपोज रिटायरमेंट गोल, और वो रिटायरमेंट गोल आते आते उसी समय पे अगर मार्केट गिर गया, तो वो क्या करेगा, डर के पूरा निकालेगा, और उसका कॉर्पस जो होना था वो 30-40% ऑलमोस्ट उसको कम हो जाएगा, तो उसका ग्रोथ नहीं हो जाएगा। तो लिक्विडिटी पावरफुल है, बट उसका किसके हाथ में, क्योंकि ये इमोशनल है। तो इमोशनली अगर कोई डरा हुआ इंसान है या जो इनडिसिप्लिन इंसान है, उसके लिए लिक्विडिटी बिल्कुल एक डेंजरस है। और आज अगर आप देखेंगे, परसों या आर्टिकल आपने मेरे को बताया कि जहां पर ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट लोग 75% लोग इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, बीच में वो लोग निकालते हैं। एसआईपी फुल टर्म तक नहीं चलती। सिंपल है। तो मतलब क्या है, वो क्यों नहीं चलती? अच्छा, किसकी एसआईपी चलती है? वही 30% लोगों की जो डिसिप्लिन्ड है। जो 70% लोग हैं जो इनडिसिप्लिन्ड है, और जो आपका आर्टिकल बता रहा था, तो वेरी सिंपल है। मतलब क्या है ना, लोग खाली ये बोलते हैं, बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बेसिकली हमको लिक्विडिटी के साथ लॉक्ड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो जो इनडिसिप्लिन्ड है उसको थोड़ा लॉक करके रखेंगे तो अच्छा रहता है, जो डिसिप्लिन्ड है उसको लॉक नहीं करेंगे तो चलेगा। तो मतलब सीएफपी जो बोलती है ना, टर्म प्लस म्यूचुअल फंड, ये सिर्फ वो 30% डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए ही चलेगा। वो 30% जो नॉन डरे हुए इन्वेस्टर है, जिसको रियल फाइनेंस पता है, उसका फाइनेंशियल बिहेवियर प्रॉपर है, उसको फाइनेंशियल इमोशनली वो कुछ सोचता नहीं है, वो लॉजिकली सोचता है, उसके लिए ठीक है। बट ये जो टर्म प्लस म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये 70% लोगों के लिए फेल हो जाएगा। और इसलिए मैं एक बुक लिखने वाला था, आई यू स्क्रूइंग अप योर गोल्स, कि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है बट आपका गोल गोल हो गया। तो 70 मतलब आप सोचो 70% लोगों का ये कॉन्सेप्ट से गोल 0 होने वाला है, उनको उतना पैसा उनके पास नहीं रहेगा। तो मुझे क्या लगता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ लॉक इन भी होना चाहिए। तो जो 70% इन्वेस्टर इनडिसिप्लिन है, उसको अगर हम 30% इंश्योरेंस में डालते हैं, तो डेट का वो काम करेगा ही करेगा, प्लस वो लॉक रहेगा।
तो वो निकालेगा नहीं। आज तक आप देखो कि इंश्योरेंस में क्या होता है, लोग लोन लेते हैं, पैसे की ज़रूरत है तो इंश्योरेंस पे भी लोन ले सकते हैं, बट जब लोन लेता है ना आदमी को माइंड में रहता है कि मेरे को वापस देना है, बट एक म्यूचुअल फंड वो निकाल देता है तो कभी वो वापस, क्योंकि उसको माइंड में रहता ही नहीं, बोलते हैं वो सोचता है ये मेरा पैसा है, बट लोन में वो हमेशा सोचेगा। तो इंश्योरेंस में आप देखेंगे जो लोग लोन भी लेते हैं लिक्विडिटी के कारण, वो लोन पूरा परत फेड करते हैं, पूरा रिटर्न करते हैं और उसके बाद ये होता है। मेरा एक कस्टमर था, बहुत बड़ा सिचुएशन, मतलब उसका आ गया, उसका बैंक गारंटी ये होने वाला था, तो वो आ गया मेरे को बोला पॉलिसी सरेंडर करो। मैं बोला सर पॉलिसी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं। बोला अभी मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? बोला मेरे को अब भी पैसा चाहिए और मैं प्रीमियम भी नहीं भर सकता हूँ, मेरा तो हालत हो गया, कोर्ट ने मेरे को अरेस्ट करेगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं बोला सर शांति रखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं इमीडिएटली जाके ब्रांच में आधा पौना घंटे में उनको 10 लाख का मैंने लोन का चेक बना के दिया। मैं बोला सरेंडर मत करो। उनका पॉलिसी 10 साल कंप्लीट हुआ था, तो उनको 18 महीने तक अगर वो प्रीमियम नहीं भरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 18 मंथ्स का उसका। तो मैं बोला अगला 1.5-2 साल, आप 1.5 साल है ना, प्रीमियम मत भरो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और उनको पैसा मैं दे दिया, ऑलमोस्ट जो सरेंडर वैल्यू से मिलता था वो 90% मिल जाता है, तो उनका काम भी हो गया। और आशीष, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनके सर के ऊपर लोन है, वो 1 साल तक उनका बहुत ये चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने प्रीमियम भी भरना शुरू किया और धीरे धीरे करके लोन 3-4 साल में उनका पूरा लोन भी पूरा रिपेड हो गया। और साथ ही साथ उनका पॉलिसी का मैच्योरिटी लास्ट ईयर ही मैंने बहुत बड़ा 20 लाख का 50 लाख का मैच्योरिटी उनको मैंने दे दिया। तो ये गारंटीड है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्री मैच्योर विड्रॉल से बचने के लिए हमको जो 70% जनता है, मैं बाकी 30% की बात नहीं कर रहा हूं, बट आप पता कैसे चलेगा आपको कि कौन डिसिप्लिन है कौन नहीं है, वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। सो आपको कहना है कि इमरजेंसी में अगर मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की तो म्यूचुअल फंड में बेचूं, उससे अच्छा बेटर है कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं लोन लूं। यस, बिकॉज वहाँ मेरा कैपिटल कम हो रहा है, यहाँ पे मैं लोन रिपे करके मेरा दोनों इंटैक्ट रख रहा हूँ। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। सर हर बार एडवाइजर लोग और बात करते हैं एसेट एलोकेशन, तो एलोकेशन एग्जैक्टली क्या है और एक सामान्य आदमी को अगर समझना है तो एसेट एलोकेशन करते कैसे है? मतलब बेसिकली क्या है, एक मैक्स मार्कोविट्स करके एक इंसान है जिसको गोल्ड मेडल मिला था, सॉरी नॉट गोल्ड मेडल, उसको नोबेल प्राइज मिला था पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर। तो उसको उन्होंने बोला मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि बेसिकली अगर आप कौन से स्टॉक को खरीदना और खरीदना बेचना, ऐसा आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उससे सिर्फ 2% फायदा, मतलब 2% ही उसका रिजल्ट आने का चांस रहता है। अगर आप टाइमिंग करेंगे, मतलब मार्केट ऊपर गया तो बेचेंगे, मार्केट नीचे गया तो खरीदेंगे, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना, या मार्केट का टाइमिंग, ये दोनों पे 2% का आपको फायदा होता है, मतलब फायदा होता है बट 2% ही। बट वो कहता है कि अगर आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो 92% लोगों को फायदा ही होता है। तो वो एसेट एलोकेशन का बोलने का उनका मतलब क्या है, उन्होंने ये पोर्टफोलियो रिस्क थियोरी किया कि बेसिकली आपका रिस्क है ना, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपको डालना चाहिए। जैसा क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड गिरेगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा प्रॉपर्टी ऊपर जाता है। ऐसे वो क्या कहता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग साइकिल रहता है और वो हर साइकिल में, मतलब हर साइकिल में कुछ ना कुछ ऊपर जाते हैं कुछ। तो अगर हम लोग एक ही जगह पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको साइक्लिकल रिस्क मिलता है। बट उससे अच्छा वो कहता है कि आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग, सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जैसे बोला जाता है। तो वो थियोरी में क्या है, वो कहता है कि आपका जो डेट है और आपका इक्विटी है, ये इक्विटी में आपका 70% होना चाहिए, डेट में आपका 30% होना चाहिए। डेट से आपको स्टेबिलिटी मिलती है और जो इक्विटी है उससे आपको रिटर्न और हायर ग्रोथ मिलता है, बट उसमें हायर रिस्क भी है, हाई रिस्क है हाई ग्रोथ। बोलता है ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन में एक इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हुआ है कि इससे क्या होता है, ऑलमोस्ट
92% लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलता है उन लोगों से ज़्यादा जो हर रोज ट्रेडिंग करते हैं या जो मतलब जो मार्केट का अप डाउन को ये करते हैं या स्टॉक के बेसिस पे करते हैं, उनसे उतना काम करने के बाद भी उनको रिटर्न कम मिलता है। और जो लोगों ने एसेट एलोकेशन किया उनको रिटर्न ये। तो बोलने का मतलब है कि आपका इक्विटी और डेट, इवन इक्विटी में आपको मल्टी एसेट, मल्टी कैप, ऐसा अलग अलग फंड में आपको डालना चाहिए। स्मॉल कैप, हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो मल्टी कैप होता है बेस्ट और मल्टी एसेट होता है। तो ऐसे अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो पोर्टफोलियो थियरी बोलता है कि आपने उसको अलग अलग किए, मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपका रिटर्न का बात नहीं है, बेसिकली रिटर्न एक रिस्क के साथ आता है। तो पोर्टफोलियो थियरी और एसेट एलोकेशन क्या कहता है कि आपका मिनिमम रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। राइट। सो आर रिटर्न्स नॉट इम्पोर्टेंट? क्योंकि रिटर्न्स के बारे में ही सब एडवाइजर्स लोग हमेशा बात करते रहते हैं। इनफैक्ट और कस्टमर लोग भी रिटर्न्स के पीछे ही दौड़ते हैं। तो रिटर्न इम्पोर्टेंट है ना। मैंने एक बुक पढ़ा था आशीष, जो बुक का नाम था इडियट्स गाइड फॉर वेल्थ क्रिएशन। ओके, क्या नाम था? इडियट्स गाइड फॉर वेल्थ क्रिएशन। वो बोलता है कोई एकदम इडियट भी बंदा रहेगा ना, हम लोग क्या बहुत नॉलेज और बहुत स्टडी, वो बोलता है इडियट जो है ना वो भी अच्छा बन सकता है। वेरी सिंपल है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपका सवाल के लिए, कि दो बंदे हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। ओके, मिस्टर ए है ना बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड है, मिस्टर बी है हाईली इनडिसिप्लिन है। दोनों सोचते हैं कि हम लोग, मतलब वो इडियट गाइड ने क्या बोला वो मैं बता दूं, पहला आप मेरे को आंसर दे दो। तो वो दोनों लोग जो है 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। अभी मिस्टर ए क्या करता है, एक ड्रम बनाता है, उसको पूरा सील करता है, उधर लिखता है 2047। नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं ना 2047, तो 2047 उसमें लिख देता है। और वो ये छोटा सा स्लिट बनाता है, उसमें वो 5,000 रुपया कैश डाल रहे हैं। ओके, बट वो डिसिप्लिन्ड है, मतलब वो कभी भी 5,000 डालेगा ही डालेगा, कुछ भी चीज़ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए 5। अच्छा, दूसरा क्या है कि कुछ भी हो जाए, उसने 2047 टारगेट लिखा है, तो उसके पहले वो ड्रम वो खोलेगा नहीं पैसे। मिस्टर बी कैसा है, वो भी 5,000 रुपया डाल रहे हैं, बट वो ड्रम में नहीं डाल रहे, वो 18% इंटरेस्ट देने वाला इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं। बट वो कैसा इनडिसिप्लिन है, कभी डालेगा कभी नहीं डालेगा, कभी भी निकालेगा, कभी भी वो रिफंड नहीं करेगा कैपिटल, ऐसा उसका चलते रहेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 20 साल के बाद किसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा? नहीं, ये डिसिप्लिन वाले के पास ज़्यादा रहेगा। बट आप अगर देखो, डिसिप्लिन वाले का रेट ऑफ रिटर्न 0 है। हाँ, करेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न 0 है। तो ये इडियट गाइड क्या बोलता है कि तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न से तुमको कॉर्पस नहीं बनता है, डिसिप्लिन से कॉर्पस बनता है। तो बोलता है पहला आप डिसिप्लिन, एक आदमी अगर डिसिप्लिन रहेगा, पहला उसको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न का सोचना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बंदा रेट ऑफ रिटर्न का सोचेगा उसको ये मिलेगा नहीं। तो इडियट गाइड में वही बताया है कि डिसिप्लिन गिव्स यू मोर रिटर्न देन द रेट ऑफ रिटर्न, और ये लोग समझते हैं। तो इसके लिए क्या है, इंश्योरेंस में आप 30% अगर डालते हैं तो आपका वहाँ गारंटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बंद नहीं कर सकते आपको, हमेशा नोटिस आ जाता है, आपको भरना ही पड़ता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ा, आपने पैसा लिया, तो आपको मतलब क्या है ना, ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन हो जाते हो। अगर नहीं भी है तो वो प्रोडक्ट आपको डिसिप्लिन करती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इंश्योरेंस से सरेंडर करेंगे या विड्रॉ करेंगे, बिकॉज उनको नुकसान पता चलता है कि दिखता है। तो इसके लिए ये जो है इंश्योरेंस 30% पोर्टफोलियो थियरी के हिसाब से भी करेक्ट है, और अपना इनडिसिप्लिन बंदा भी रहेगा तो भी उसको अगर हम इंश्योरेंस देते हैं, तो देखो कितने चीज़ होते हैं एक साथ। इंश्योरेंस देने से उसका प्रेजेंट गैप भी कवर हो जाता है, उसको इंश्योरेंस एंडाउमेंट पॉलिसी देने से स्टेबिलिटी भी आ जाती है, और इंश्योरेंस का एंडाउमेंट पॉलिसी देने से क्या होता है कि वो अगर इनडिसिप्लिन भी बंदा है तो वो डिसिप्लिन, उसको कुछ ना कुछ उसका डेफिनेट फ़ायदा होगा। वो 70% का वाट लगा देगा तो भी उसको ये 30% वाला एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसके लाइफ में बचेगा। और ये फ्रैंक बेडगर जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एक इंसान का,
जिसने उसको लेटर लिखा था 20-25 साल बाद। फ्रैंक बेडगर उसका इंश्योरेंस एजेंट था और उसने ज़बरदस्ती उसको बहुत सारा पॉलिसी निकाला था। वो बंदे ने 25 साल के बाद फ्रैंक बेडगर उनके बुक में बाकायदा ये लिखा हुआ, वो बंदे ने उनको लेटर लिखा कि फ्रैंक थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे पीछे पड़ के ये सब करवाया, बिकॉज जो भी पैसा आपने मेरे से लिया वो पैसा ही आज मेरा काम आ रहा है। बाकी का पैसा इधर स्टॉक मार्केट में मैंने मतलब लूज़ कर दिया या बहुत सारे फ्रेंड्स को दे दिया जिसने मेरे को वापस दिया नहीं है। तो जो भी मार्केट में पैसा डाला था और जो फ्रेंड्स को दिया था ये मेरे काम नहीं आया। मेरा आपने जो प्रोडक्ट मेरे को जो लॉक करके रखा था, जो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे को बहुत ख़राब लगता था, मेरे को बहुत बुरा लगता था, बट वही पैसा आज मेरे काम आ रहा है एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। तो मुझे लगता है हर एक कस्टमर ने हमको ऐसा 20-25 साल के बाद लेटर लिखना चाहिए और ये 100% ऐसा हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही ऐसा है कि वो कस्टमर के अंदर डिसिप्लिन लाता है। यस, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन। राइट। थैंक यू। सो फिर एडवाइजर्स को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल है आशीष, वेरी सिंपल है। एडवाइज़र ने दोनों गैप को कैलकुलेट करना चाहिए, दोनों गैप के बारे में समझना चाहिए, दोनों गैप क्यों इम्पोर्टेंट है वो सोचना चाहिए। अभी जो प्रेजेंट गैप है उसको आप डेट देना चाहिए, मतलब 30% जो भी, मतलब सिंपल कैसा ना कैलकुलेशन कि आपका रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस लगेगा, उसका आपने फंडिंग फाइंड आउट करना है कि कितना मेरे को निवेश करना पड़ेगा हर महीने में। जो भी निवेश का अमाउंट आता है उसका 70% म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, 30% एंडाउमेंट पॉलिसी में डालना चाहिए। और 30% एंडाउमेंट पॉलिसी के बाद भी पूरा गैप कवर नहीं होगा तो जितना गैप और भी बाकी है उसमें टर्म पॉलिसी डालना चाहिए। तो वेरी सिंपल है। तो आपने फ्यूचर गैप को भी कवर कर दिया क्योंकि ये 30% और ये 70% मिला के उसका फ्यूचर गैप हो जाएगा। टर्म पॉलिसी और ये 30% मिला के उसका प्रेजेंट गैप कवर हो जाएगा। उसका डिसिप्लिन में भी वो आ जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एंड में वो खाली उसका सब पैसा चला गया, खाली कुछ भी हो गया। कल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। हम लोग इतना बड़ा ढोल बजा रहे हैं बट जैसा 1929 में जो डिप्रेशन हुआ था, सब मतलब राड़ा हुआ था, पूरा मार्केट ऐसा क्रैश हो गया था, सब स्क्रिप्ट जो है वो ज़ीरो हो गया था, प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़ीरो हो गया। तो उस समय पे क्या था, सिर्फ जो इंश्योरेंस और जो प्रॉपर इसमें जो स्टेबिलिटी वाला जो है वही लोगों के काम में आ गया। तो मुझे लगता है क्या है ना कि आप प्रेजेंट गैप सॉल्व करते करते आप स्टेबिलिटी फैक्टर सॉल्व कर रहे हो। आप प्रेजेंट गैप सॉल्व करते करते आप क्या कर रहे हो, डिसिप्लिन भी उसको ला रहे हो। और एज पर मार्कोविट्स थियोरी वो कहता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी कि 30% डेट में होना चाहिए, 70% इक्विटी में होना चाहिए। 30% डेट म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए बिकॉज वोडाफोन का और ये सब एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें हेयर कट हो गया, मतलब लोगों का लमसम सीधा कैपिटल गायब हो गया ओवरनाइट। तो वो रिस्क लेने से अच्छा अगर हम ये करते हैं, मतलब उसमें टर्म भी रहेगा, एंडाउमेंट भी रहेगा और म्यूचुअल फंड भी रहेगा। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये बिहेवियर भी मैनेज हो जाता है, स्टेबिलिटी भी मैनेज हो जाता है, प्रेजेंट गैप भी कवर हो जाता है, फ्यूचर गैप भी कवर हो जाता है। विन विन सुपर विन, राइट। और पूरा बास्केट कवर हो जाता है, पूरा बास्केट सब चीज कवर हो जाता है। राइट, ओके। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।